नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में है वो हम गणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में है वो चर्चा करेंगे जो हर क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले है वो है पूर्ण संख्या। और हाँ, एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि मैंने इसे काफ़ी शॉर्ट में लिखने का है वो प्रयास किया है। यदि आप अपने पास है वो किसी फेयर नोटबुक के अंदर इस चीज़ को लिखते हैं तो ये आपके पास सेव रहेगी और आपको रिवाइज करने में भी क्या होगी, आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है तो इसके अंदर है जैसे जो वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए। कौन सी संख्या? वे संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, वो संख्या आपकी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। अब उसमें जीरो भी आएगा, प्लस का एक, प्लस का दो, प्लस के तीन और प्लस के चार, ऐसे करके अनंत तक जाती है। वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। अब आपको याद कैसे करना है? देखिए, पूर्ण शब्द लिखते हैं इस प्रकार। अब इसमें ये देखो, है ना, ये कुछ जीरो के जैसा लग रहा है। कैसे लग रहा है? जीरो के जैसा। तो कौन सी संख्या आपके पूर्ण संख्या कहलाएगी? वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? जीरो से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। तो वो संख्या आपके क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। उसके बाद है वो है प्राकृत संख्या। वो उसके बाद है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? एक से स्टार्ट होगी। एक, दो, तीन और ऐसे करके अनंत तक जाएगी। तो वे संख्याएं जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, वो संख्या आपकी क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे मान लो एक क्लास है, जैसे ये क्लास है। इस क्लास के अंदर ये विद्यार्थी बैठे हैं इस प्रकार विद्यार्थी बैठे हैं। और यदि आपको कहा जाए कि इन विद्यार्थियों की गिनती करो, तो आप कहाँ से शुरू करोगे? एक से स्टार्ट करोगे ना, ऐसे तो नहीं करोगे जीरो से। तो कैसे स्टार्ट करोगे? एक से। इसका मतलब प्राकृत संख्या है वो कहाँ से शुरू होगी? एक से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। तो मैं वापस एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि प्राकृत संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, वो संख्या आपके क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद है वो है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? यानी जैसे ये मान लो एक संख्या रेखा बना दी। इस संख्या रेखा में ये जो बीच का पॉइंट है वो जीरो को दिखा रहा है और इस संख्या रेखा में इस जीरो से इधर लेफ्ट की साइड आएंगे, यानी बाईं साइड आएंगे, तो हमेशा कौन से मान आते हैं? ऋणात्मक मान आते हैं। और इस जीरो से हमेशा राइट साइड जाएंगे, यानी दाईं ओर जाएंगे, तो इधर की ओर कौन से मान आते हैं? प्लस के आते हैं। तो जो पूर्णांक है ना, उस पूर्णांक के अंदर जीरो से इधर बाईं ओर आएंगे लेफ्ट साइड, तो माइनस के एक, माइनस के दो, माइनस के तीन, माइनस के चार, इस प्रकार माइनस में अनंत तक जाएगी। और दाईं ओर भी क्या है? जीरो के बाद प्लस का एक, दो, तीन और इस प्रकार प्लस के अनंत तक जाएगी। तो वो संख्याएं आपके क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। कौन सी संख्याएं पूर्णांक होती है? जो जीरो से लेके माइनस अनंत तक और जीरो से लेके प्लस के अनंत तक जो संख्याएं जाती है, वो संख्या आपके क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। उसके बाद आती है सम संख्या। सम संख्या जो आपको याद भी है ना? तो चलिए एक बार फिर है रिवाइज हो जाएगा अपना कि सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए। कौन सी? जैसे मान लो मैंने ये 28 लिख दिया। 28 में अगर मैं दो का भाग लगाता हूँ तो पूरा पूरा कितनी बार जाता है? 14 बार जाता है। तो ये 28 आपके क्या हो गई? सम संख्या। तो ऐसी संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए, वो संख्या आपके क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। उसके बाद आता है वो है अपनी विषम संख्या। कि विषम संख्या किसे कहते हैं? यानी जैसे मान लो ये 13 है, 15 है, 17 है, एक है, तीन है, पाँच है, सात है। ये संख्याएं ऐसी है जिसमें यदि आप दो का भाग लगाओगे तो दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इनमें क्या नहीं होगा? दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये किस प्रकार की संख्याएं हैं? ये आपके विषम संख्या कहलाती है। तो विषम संख्या की परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, वो संख्या आपके किस श्रेणी के अंदर आती है? विषम संख्या श्रेणी के अंदर आती है। उसके बाद आता है ये अभाज्य संख्या लिखा हुआ है। क्या शब्द है ये? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो उसके बाद दो संख्याएं और आती है। एक आती है अभाज्य संख्या, फिर आती है भाज्य संख्या। देखिए, काफ़ी विद्यार्थियों को है वो सम विषम भाज्य अभाज्य में कन्फ्यूजन रहता है।
तो आप इसको ध्यान से है वो समझिएगा कि इनमें अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी है? वे संख्याएं जिसमें एक का भाग जाए तथा उस स्वयं संख्या का ही जाए। ऐसी संख्याएं जिसमें एक का भाग जाए तथा स्वयं का ही भाग जाए, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। कैसे? जैसे मैं आपको कह दूं कि यहाँ 3 ले लिया मैंने, है ना? इस 3 के अंदर किस किस का भाग जाता है? तो आप कहोगे सर इस 3 के अंदर 1 का भाग जाता है और इस 3 के अंदर 3 का पूरा भाग जाता है। बाकी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका भाग इस 3 में पूरा जाए। बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका भाग इस 3 में पूरा जाए। तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं ना, इसमें किसका भाग गया? 1 का भाग गया। और इसमें किसका भाग गया? इसमें स्वयं का भी भाग गया। इसलिए ये संख्या आपके क्या कहलाई? अभाज्य संख्या कहलाई। तो मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें 1 का भाग जाए तथा स्वयं का भाग जाए। जैसे ये 3 है, 3 में 1 का भी जा रहा है, स्वयं यानी 3 का भी भाग जा रहा है। बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका भाग जाए। तो वो संख्याएं जिसमें 1 का भाग जाए तथा स्वयं का भाग जाए, वो संख्या आपके क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 है, 2 है, इस 2 में किस किस का भाग जाता है? 2 में 1 का भी भाग जाता है और 2 में 2 का भी भाग जाता है। यानी 2 के अंदर 1 का और स्वयं का ही भाग जाता है। बाकी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग जाए। इसका मतलब 2 भी कौन सी कैटेगरी में आ गया? अभाज्य संख्या में आ गया। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 1 और स्वयं का भाग जाए, वो संख्या आपकी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। क्या है? वापस देखिएगा, अभाज्य संख्या जिसमें 1 और स्वयं का भाग जाए, वो आपके क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे है, वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें 1 का तो भाग जाएगा, स्वयं का भी जाएगा तथा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाएगा। ऐसी संख्या जिसमें 1 का भी भाग जाए, स्वयं का भी जाए तथा किसी अन्य का भी भाग जाए, वो संख्या आपके क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लो 4 है, इस 4 में किस किस का भाग जाता है? 4 के अंदर 1 का भी भाग जाता है, 4 के अंदर 2 का भी भाग जाता है, 4 के अंदर 4 का भी भाग जाता है। तो 1 का भी जा रहा है, स्वयं का भी जा रहा है और किसी अन्य नंबर का भी जा रहा है। इसका मतलब ये 4 किस प्रकार की संख्या है? 4 आपके भाज्य प्रकार की संख्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें 1 का, स्वयं का तथा किसी अन्य का भाग जाए, वो संख्याएं आपके क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अब एक नोट लगा के आप है वो चीज़ लिखिएगा जो मैं इस नोट्स के अंदर लिखना थोड़ा भूल गया हूँ। नोट नोट क्या लिखना है कि एक है ना, एक वो ना ही आपके भाज्य है। क्या है? एक ना ही भाज्य है और ना ही क्या है? अभाज्य है। एक ना ही भाज्य की श्रेणी में आता है और ना ही अभाज्य की श्रेणी के अंदर आता है। तो एक है वो ना ही आपके भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार है, ये कुछ संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी थी जो आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपका फिर भी कोई कंफ्यूज रहता है तो आप है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है वो है वर्ग, जिसे अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं, और वर्गमूल जिसे अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहते हैं। अब देखो, स्क्वायर आपको कम से कम 20 तक तो याद करने ही है। मैंने यहाँ इसमें कितने लिखे हैं? 10 तक। तो इसमें 10 तक लिखने का कारण है क्योंकि मुझे आपको समझाना है कि इसमें क्या क्या भाई और गुण है वो लगते हैं। तो आपको 20 तक है वो याद करने हैं। सबसे पहले वर्ग की बात कर लेते हैं। जैसे वर्ग है, अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। घात 2 भी इसे हम पढ़ सकते हैं। जैसे 1 की स्क्वायर कितनी लिख रखी है? 1 है। इसका अर्थ क्या है कि 1 इंटू 1, 1 के ऊपर घात 2 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 इंटू 1, तो बराबर कितना हो जाएगा? 1। जैसे 2 की स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर का अर्थ क्या है? यानी 2 का गुणा 2 बार कितना आएगा? 4। तो 2 की स्क्वायर कितनी हो गई? 4। इसी प्रकार जैसे 3 है, 3 की स्क्वायर का अर्थ क्या है? 3 इंटू 3 है, कितना आएगा? 9 आएगा। 3 की स्क्वायर 9। इसी प्रकार 4 की स्क्वायर कितनी होती है? 16। यानी 4 की स्क्वायर का अर्थ है 4 इंटू 4, तो बराबर 4 का 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। उसके बाद है 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64,
9 की स्क्वायर 81 और 10 की स्क्वायर 100। तो इसके अंदर आपको याद करना है, पहली बात तो ये अच्छे से 20 तक आपको याद करनी है, 11 से लेके 20 तक आप खुद है वो लिखिएगा और याद करिएगा। यहाँ मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। आप ये जो है ना 1 से 10 की स्क्वायर, इनमें आप ध्यान से देखिए आपको कहीं भी कौन कौन से अंक नहीं मिलेंगे। सुनिएगा वापस, कौन से अंक नहीं मिलेंगे। इकाई का अंक आपको 2, 3, 7 और 8। जैसे ये जो है ना 1 से 10 तक के वर्ग में आपको इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जैसे इसमें इकाई का अंक 1, इसमें 4 है, 3 की स्क्वायर में इकाई का अंक 9 है, 4 की स्क्वायर में इकाई का अंक 6 है, 5 की स्क्वायर में इकाई का अंक 5 है, 6 की स्क्वायर में इकाई का अंक 6 है, 7 की स्क्वायर में इकाई का अंक 9 है, 8 की स्क्वायर में इकाई का अंक 4 है, 9 की स्क्वायर में इकाई का अंक 1 है और 10 की स्क्वायर में इकाई का अंक कितना है, 0 है। तो हमने देखा कि इनमें किसी का भी इकाई का अंक क्या नहीं है, 2, 3, 7, 8 है। अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इससे ये निष्कर्ष है कि कोई भी संख्या है और यदि उसका वर्ग दिया है और उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक यदि 2, 3, 7, 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग वो संख्या नहीं है। या हम ऐसे कह दें कि कोई संख्या दी है और उसका हमें क्या पूछे, वर्गमूल या स्क्वायर रूट पूछे, और हमसे कह दें और उस संख्या का मान लो इकाई अंक 2, 3, 7, 8 ही है, तो हम देखते ही कह देंगे कि वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। उसके बाद कुछ संख्याओं के वर्ग हैं, वो हम कैसे निकालते हैं स्पीडली, वो थोड़ा देखिए। ये जो मैंने लिख रखा है 35 की स्क्वायर, ये वाला नियम उन्हीं पे लागू होगा जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। तो ये केवल नियम उन्हीं पे लागू होगा जिसका इकाई अंक क्या होना है, 5। तो 5 की स्क्वायर कितनी होती है, आप 25 लिख दोगे। इधर 3 का 3 लिखा और 3 से 1 अधिक कितना होता है, 3 में 1 जोड़ेंगे, 1 अधिक का मतलब 1 जोड़ेंगे तो कितने बन गए, 4। 3 इंटू 4 कितने हो गए, 12 हो गए। तो 1225 क्या है, 35 की स्क्वायर है। जैसे इसके अंदर लिख रखा है ना, ये 5 है, 5 की स्क्वायर की तो 25 और 3 का 3 लिखा, 3 से 1 अधिक कितना होता है, 4 होता है। तो 3 इंटू 4 कितने हो गए, 12 और 12 25 क्या हो गया, 35 की स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये नियम केवल उन्हीं पे लागू है जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 5 हो, बाकी पर यह लागू नहीं होगा। तो चलिए एक उदाहरण है वो और देख लेते हैं। जैसे ये 45 है, 45 के अंदर इकाई का अंक क्या है, 5 है। 5 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। 4 का 4 लिख लिया, 4 से 1 अधिक कितना है, 5। तो 4 इंटू 5 कितने हो गए, 20 हो गया। तो 20 25 क्या आ गया आपके, 45 की स्क्वायर आ गया। तो ये केवल जिसमें इकाई का अंक 5 है उसके लिए ये अप्लाई होगा। अब 32 है, 32 वाला भी चेक कर लेते हैं। जैसे 32 है, 32 की स्क्वायर स्पीडली हम कैसे निकालें, तो वो आप समझिएगा। जैसे 3 है, 3 को मैंने 3 लिख दिया, उसके बाद इंटू लगा दिया, उसके बाद कितना है, 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, उसके बाद घात भी कितनी है, 2 है तो इंटू करके फिर से मैंने 2 लिख दिया। गुणा करो, 3 दूने 6, 6 दूने कितने हो गई, 12, तो ये मैंने 12 लिख दिए। अब इधर आओ, 2, ये जो 2 है ना इकाई अंक, 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4। लेकिन हमेशा आप यहाँ रखना, याद रखना कि 2 अंक लिखने हैं, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 4। अब भी ये क्या है, 4 ही है, तो 2 की स्क्वायर कितनी हो गई, 4, तो हम मैंने लिख दिया 0 4। 3 की स्क्वायर कितनी होती है, 9। यहाँ चाहे आप 0 पहले लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले हमने क्या किया, 3 गुणा 2 गुणा घात 2 थी तो गुणा 2 करवा लिया, तो इसका कितना है, 12। और इधर से 2 की स्क्वायर की 4, 4 को 2 अंकों में लिखना है तो 0 4 लिख दूंगा, और 3 है, 3 को क्या लिख दूंगा, 9। तो अब मेरे पास क्या बन गया, 0 9 4, ये तो नीचे वाला आ गया, ये वाला। अब ऊपर कितने, 12, पीछे से एक अंक छोड़ के लिखना है। ऊपर जो गुणा करवाने पे जो भी मान आता है पीछे से एक अंक छोड़ के,
एक अंक छोड़ गया मतलब 4 छोड़िए। अब ऐसे इसको कर लो तो 4, 2 और 10। तो 1024 है वो किसका वर्ग होता है? वो आपके 32 का होता है। चलिए देख लेते हैं 32 का कैसे है। देखिए वापस आप ध्यान से देखिएगा ये 12 कैसे आया। ये 12 आया, जैसे इसको क्रम से लिख लिया 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 है यहाँ। फिर आया 2 की स्क्वायर कर ली 0 4 और 3 की स्क्वायर कर ली 9। ठीक है, 3 की स्क्वायर कर ली 9। अब देखो ये 12 है ना, इस 12 को मैंने पीछे से एक अंक छोड़ते हुए लिख दिया, ये 2 लिखा फिर 1 लिखा। अब इनको क्या करना है? जोड़ना है। तो 4 का 4 आया, 0 में 2 जोड़े 2, 9 और 1 कितना हो गया? 10। तो इस प्रकार 32 की स्क्वायर कितनी आ गई? 12। बाकी संख्याओं की भी आप स्क्वायर है वो इस तरीके से ज्ञात करके प्रैक्टिस करिएगा, आपको इजीली है वो वर्ग निकालना आ जाएगा। 100 से कम कम, किसी दिन है वो 100 से ज़्यादा का भी वर्ग कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये 99 तक के लिए ये तरीका अप्लाई होगा। अब दूसरा मैंने यहाँ शब्द लिख रखा है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। मूल क्या होता है? मूल मतलब वास्तविक रूप उसका क्या है। जैसे मैं इसका क्वेश्चन बनेगा, मैं लिख दूं कि 4 का वर्गमूल क्या है। क्वेश्चन क्या बनेगा? 4 का वर्गमूल क्या है। जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल होगा 2, यानी आपको उल्टा चलना है। जैसे 2 की स्क्वायर में पूछ लूँ, 2 का वर्ग पूछ लूँ तब तो कह दोगे आप 4, और मैं कह दूँ 4 का वर्गमूल क्या है तब आप कह दोगे 2। इसी प्रकार जैसे मैं आगे का उदाहरण लूँ 25, 25 का वर्गमूल क्या है? मैंने क्या बोला? वर्गमूल, तब आपका आंसर आएगा 5, यानी उल्टा चलना है। तो वो अगर उल्टा हम वापस ले लें तो वो आपके क्या कहलाता है? वर्गमूल। जैसे एक उदाहरण और ले लें, 49 है। 49, अब मैं कह दूं 49 का वर्गमूल क्या है? 49 का वर्गमूल क्या है? तो इसका क्या है? 49 का वर्ग मूल 7 है, तो 7 है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़े से। अब वर्ग है, वर्ग का सिंबल भी होता है, प्रतीक भी क्या होता है? इस प्रकार का। ये भी वर्ग का सिंबल है, या फिर ऐसे करके आप यहाँ 2 लिख सकते हो, ये भी क्या है? वर्ग के दोनों सिंबल हैं। तो ये वर्ग के प्रतीक हैं। अब उसके बाद हम कुछ बेसिक से क्या आते हैं? विभाजकता के नियम आते हैं, जो अपने लिए क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाले नियम कहाँ काम आएंगे? यानी ये किसी संख्या के अंदर 2 का भाग जाता है या नहीं जाता, ये देखते ही बता देंगे। अगर ये हमें नियम याद हैं तो मैं इस वीडियो में है आपको 2 से 10 तक की विभाजकता के नियम के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 की विभाजकता का नियम। 2 की विभाजकता का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। क्या कहा मैंने? अगर किसी संख्या का इकाई अंक या उस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी, अर्थात उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। विभाजकता का अर्थ है भाग के नियम है ये। जैसे उदाहरण लेके समझते हैं। मान लो ये संख्या लिख दी मैंने 3, 2, 6, 8, 9, 5 और लास्ट में लिख दिया 8। ये इतनी बड़ी संख्या है। इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे पता चलेगा? मैंने क्या कहा? अगर किसी संख्या का इकाई अंक या अंतिम अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो इस संख्या में इकाई अंक क्या था? 8 था। इसका मतलब ये संख्या आपके क्या है? 2 से विभाजित है, अर्थात इस संख्या में है वो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, वो है 3 की विभाजकता का नियम। किसकी विभाजकता? 3 की विभाजकता। 3 की विभाजकता के अंदर क्या लिखा है? अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाए। किस प्रकार अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाए? तो जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ, मान लो ये लिख दी 5, ये 5 है, 4, 3, 6, 7, 2, ये संख्या लिख दी मैंने। तो इस संख्या में इनके अंकों का योग करो। अंकों के योग यानी 2 में 7 जोड़े 9, 9 में 7 जोड़े 16, 16 में 3 जोड़े 19, 19 में 4 जोड़े 23। शायद कुछ मिस्टेक हुआ है, तो चलिए वापस चेक कर लेते हैं। 7 और 2 9, 9 और 6 15 होते हैं, 15 और 3 18 होते हैं, 18 और 4 22, और 22 और 5 कितने हो गए? 27। यानी इस संख्या के अंकों का योग कितना आया? 27।
इस 27 में 3 का भाग जाता है ना, बिल्कुल जाता है। कितनी बार जाएगा? पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 9 बार जा रहा है। यानी इस संख्या के अंकों के योग में जब 9 का पूरा 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 3 की विभाजकता का नियम क्या कहता है? अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाए। तो चलिए एक उदाहरण की सहायता से और हम समझ लेते हैं। मान लो मैंने ये लिख दिया 5, 3, 1, 2, 6, 1 और 3, ये मैंने लिख दिया। अब इस संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं। 3 और 1 4, 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21। इस संख्या के अंकों का योग कितना आया? 21। 21 में 3 का भाग लगाते हैं, जाता है पूरा पूरा, बिल्कुल जाता है। कितनी बार जाता है? 7 बार। यानी इस संख्या के अंकों का योग है, उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब इस संख्या में यदि हम 3 का भाग लगाएंगे, वो भी क्या होगा? पूरा पूरा जाएगा। तो ये थी आपके 3 की विभाजकता का नियम। अब आता है 4 की विभाजकता का नियम। 4 की विभाजकता क्या कहती है? अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। क्या कहता है? अंतिम 2 अंक किससे विभाजित हो? 4 से विभाजित हो। कैसे अंतिम 2 अंक? तो चलिए एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लो मैंने ये संख्या लिख दी 3, 6, 8, 4, 5 और आपके 6, ये संख्या है। इस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या है? 56। यदि इस 56 में हम 4 का पूरा पूरा भाग लगाते हैं, तो 4 का पूरा पूरा भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 14 बार पूरा पूरा भाग है वो इसके अंदर जाता है। 56 के अंदर 4 का पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब इस ये आपके 3,68,456 में भी क्या है? 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी अंतिम 2 अंकों में भाग दे के देख लिया, यदि पूरा पूरा जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी क्या है? 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये है आपके 4 की विभाजकता। अब देख लेते हैं 5 की विभाजकता। 5 की विभाजकता क्या कहती है? इकाई अंक या अंतिम अंक क्या हो? 0 या 5 हो। मान लो मैंने ये संख्या लिख दी 3, 7, 8, 6, 4 और 2 और लास्ट में लगा दिया 0। ये संख्या है। इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 0 है। या इस 0 की जगह अगर मैं 5 लिख दूं, तब भी इस पूरी संख्या में किसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा? 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये क्या कहती है आपको? ये है 5 की विभाजकता का नियम। उसके बाद आता है 6 की विभाजकता। 6 की विभाजकता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या में 2 का और 3 का, यानी 2 का भी पूरा पूरा भाग जाए और उस संख्या में यदि 3 का भी पूरा पूरा भाग जाए, तो उस संख्या में 6 का भी क्या है? पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी जिस संख्या में 2 की विभाजकता भी लगती है और 3 की विभाजकता भी लगती है, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ये 6 की विभाजकता कहती है। अब उसके बाद है 7 की विभाजकता। 7 की विभाजकता का नियम आपकी बुक के अंदर नहीं है, तो इस वजह से है मैं आपको यहाँ 7 की विभाजकता का नियम नहीं करवाऊंगा, क्योंकि 7 की विभाजकता का नियम थोड़ा मुश्किल है। इससे अच्छा तो हम उस संख्या में तुरंत भाग दे के ही देख लेते हैं, तो वो थोड़ा सा अपने लिए इजी रहता है, प्लस आपकी बुक में भी नहीं है। इस वजह से मैं आपको 7 की विभाजकता का नियम है यहाँ नहीं करवाऊंगा। उसके बाद चलते हैं 8 की विभाजकता। 8 की विभाजकता क्या कहती है? अंतिम 3 अंक में 8 का पूरा पूरा भाग जाए। अंतिम 3 अंक या किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक है। जैसे मान लो ये मैंने संख्या लिख दी, ये संख्या लिख दी मैंने। इस संख्या में 8 का भाग जाएगा पूरा पूरा या नहीं जाएगा, कैसे पता करें? ये लास्ट के 3 अंक ले लो। कितने अंक ले लो? लास्ट के 3 अंक। लास्ट के 3 अंक क्या है? 512। इस 512 में 8 का भाग लगाओ। 8 का भाग लगाओगे तो आप देखोगे 64 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 64 बार। यानी 512 में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का क्या होगा? पूरा पूरा भाग जाएगा। ये आप है क्या है? 8 की विभाजकता है। उसके बाद आती है 9 की विभाजकता। 9 की विभाजकता क्या कहती है? कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो। क्या हो? अंकों का योग 9 से विभाजित हो। कैसे? जिस प्रकार 3 की विभाजकता थी ना, कि अंकों का योग 3 से भाग जाए, अंकों के योग में 3 का भाग जाए, उसी प्रकार 9 की है कि अंकों के योग में किसका जाए? 9 का पूरा पूरा भाग जाए। जैसे मान लो मैं ये संख्या ले लेता हूँ 6, 3, 5, 4, 2, 7, ये संख्या मैंने ले ली।
इस संख्या के अंकों का योग करो। 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27। इस संख्या के अंकों का योग कितना है? 27। 27 में 9 का भाग लगाएंगे, पूरा पूरा जा रहा है 3 बार, यानी इस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी 9 की विभाजकता क्या कहती है कि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो उस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उसके बाद आती है 10 की विभाजकता, और 10 की विभाजकता क्या कहती है? मान लो कोई संख्या है, जैसे ये 6 3 5 8 7 2 और 0। तो 10 की विभाजकता कहती है अगर किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0 हो, इकाई अंक या अंतिम अंक क्या हो? 0 हो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 10 से पूर्ण विभाजित होगी, अर्थात उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस तरह से हैं वो हमारे विभाजकता के नियम हैं वो कंप्लीट होते हैं। एक नियम और बचता है 11 की विभाजकता, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में है वो करवा दूंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, प्लस आप अपनी एक नोटबुक है वो और एक अलग से बना लीजिए पतली सी, जिसके अंदर ये शॉर्ट रूप में आप अपने पास रख सको। और ये ऐसे हैं जो आपको कैलकुलेशन करने में, यानी मैथ के अंदर कैलकुलेशन होती है, तो कैलकुलेशन करने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।